हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट की हुई है अपनी इनकम टैक्स वाली सीरीज, जिसमें हम आ गए हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड पर। और इसका हमने एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने बात की थी कि क्या बेसिक्स होने वाले हैं इस चैप्टर के। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट 2, जिसका नाम है अलाउड एक्सपेंसेस। ये पार्ट जो है इसके भी कुछ अपने पार्ट्स बन जाएंगे, क्योंकि अलाउड एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमारे अलाउड एक्सपेंसेस हैं इनको किस तरह से आपको समझना है और कौन कौन से एक्सपेंसेस के बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग। भाई, कोई बिजनेस अगर चल रहा है, कोई कंपनी अगर ऑपरेट हो रही है, तो उनके पास अगर कोई बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे अलाउड होते हैं, इसको हम समझना चाह रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई वो बिल्डिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उस असेसी की अपनी है या फिर वो उसने किराए पे ली हुई है ना, हायर की हुई है उसने। तो ओन्ड बाय असेसी या फिर हायर्ड बाय असेसी, अपनी है या फिर किराए की है। अब अपनी है या किराए की है, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी डिडक्शन हमारे पास है उसको हमें समझना होगा। तो देखिए, अगर वो बिल्डिंग आपकी अपनी खुद की है तो उसमें रेंट का तो सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि वो भाई अपनी खुद की है तो रेंट क्यों देंगे उसका, है ना। अगर मैं इस तरह से देखिए आपके लिए बनाऊं तो आप कहेंगे कि भाई अपनी बिल्डिंग का अगर रेंट आप दिखाना चाह रहे हैं तो वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर वो आपने स्पेशली भाई किराए पे ली हुई है, फिर तो रेंट उसका जाएगा ना, और वो अलाउड भी होगा। जितना भी रेंट जा रहा है वो अलाउड एक्सपेंसेस में काउंट किया जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिपेयर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? रिपेयर्स की। तो अपनी भाई आपकी खुद की है चाहे बिल्डिंग, या फिर वो बिल्डिंग जो है आपने किराए पे ली हुई है, दोनों ही केस में उसके जो रिपेयर्स के एक्सपेंसेस हैं वो आपको अलाउड हो जाएंगे एज अ डिडक्शन। फिर हम बात करेंगे भाई इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस चाहे आपकी अपनी बिल्डिंग का है या आपने किराए पे ली हुई बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया हुआ है, ध्यान रखिएगा जो असेसी है वो करवा रहा है इस काम को, तब अलाउड होगा, ठीक है ना। और फिर हम बात कर रहे हैं टैक्सेस की। म्युनिसिपल टैक्स है, हाउस टैक्स है, इस टाइप का कोई सा भी टैक्स अगर आपको गिवन है, तो अगर आप अपनी खुद की बिल्डिंग है तो जाहिर सी बात है भाई आप ही पे करेंगे तो अलाउड है ही। लेकिन किराए पे ली हुई बिल्डिंग का अगर आप पे कर रहे हैं तो उस टाइम भी वो आपको अलाउड हो जाएगा। तो आपको समझना क्या है, देखिए कि अगर बिल्डिंग से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं। किराए की बिल्डिंग है तो देखिए ये सारे एक्सपेंसेस हैं, और बिल्डिंग आपकी खुद की है तो ये सब यहाँ पर अलाउड होगा। और अगर हम बात करें ओन्ड बिजनेस की, ओन्ड बिल्डिंग जो है, जो ओनर की अपनी खुद की बिल्डिंग है, तो उस पर डेप्रीसिएशन भी अलाउड होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी खुद की बिल्डिंग है तो उस पर आप डेप्रीसिएशन भी चार्ज करेंगे, तो वो डेप्रीसिएशन भी आपको अलाउड हो जाएगा। और अगर वो बिल्डिंग किराए की है तो भाई उसके आप ओनर थोड़ी हैं, तो आपको डेप्रीसिएशन अलाउड नहीं होगा एज एन एक्सपेंस। और डेप्रीसिएशन से रिलेटेड हमें पूरा एक अलग से लेक्चर भी कवर करना है, उसी में इसकी दोबारा आगे बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक बात ये बताई गई थी कि रेंट जो है वो अलाउड नहीं होगा जब ओनर जो है उसकी खुद की अपनी बिल्डिंग है। लेकिन ये बात समझिएगा कि अगर सपोज करिए हम बात कर रहे हैं किसी पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में तो भाई हमें पता है कि एक से ज्यादा ओनर होते हैं। और आपने 12th क्लास में भी पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर है वो अपनी पर्सनल जो बिल्डिंग है वो आपको दे रहा है यूज करने के लिए, और बदले में आप उसे रेंट पे करते हैं, तो पार्टनरशिप जो रेंट पे कर रही है उस बिल्डिंग के ओनर को, जो असल में खुद ही एक पार्टनर है, तो उस केस में अलाउड हो जाएगा। तो ठीक है ना, ऐसे नई नई थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर आपको समझाई हैं कि बिल्डिंग के केस में हमें क्या समझना है, ये आपके सामने आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई दूसरे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। किस चीज से रिलेटेड देख रहे हैं भाई? प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। तो इसमें हमें यहाँ पर क्या समझना है कि भाई वो जो प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर है, फिर सेम कहानी है कि वो आपका अपना है या आपने किराए पे लिया हुआ है।
आपका अपना है या आपने किराए पे लिया हुआ है, उसके हिसाब से देख रहे हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हमें अलाउड होते हैं। तो फिर देखिए सेम कहानी बिल्कुल इसी की तरह आपको समझ में आना है कि रेंट हो सकता है, उसका इंश्योरेंस हो सकता है, और साथ साथ आप देखेंगे कि भाई रिपेयर भी तो करवा सकते हैं उसे, तो उसको अगर आपने रिपेयर करवाया है तो यहां पर आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेंट फिर सेम बात आ गई कि भाई अपनी अगर खुद की चीज है तो उसका रेंट क्यों देंगे, लेकिन अगर किराए पे ली हुई है स्पेशली तो उसका रेंट आपको अलाउड हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, दोनों ही केस में अलाउड हो जाएगा आपको। और अगर हम रिपेयर्स की बात कर रहे हैं तो रिपेयर्स भी अपनी चीज की भी करवा सकते हैं, और अगर आपने किराए पे ली हुई है तो अगर आप उसको रिपेयर करवा रहे हैं तो आपको उसका डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। ये हमने फिलहाल दो चीजें कवर की हैं, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका बिजनेस रिलेटेड है रबर, टी, कॉफी या फिर प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, तो किस तरह से और कितना कितना आपको डिडक्शन अलाउड होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टी, कॉफी एंड रबर के केस में। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए। कहां पर डिपॉजिट कर दीजिए कि एक अकाउंट खोलिए नबार्ड के साथ, ओपन अकाउंट विद नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके साथ आप एक अकाउंट खोल लीजिए और उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा दीजिए। या फिर गवर्नमेंट ने एक अकाउंट बनाया हुआ है जिसका नाम है टी, कॉफी, रबर अकाउंट। गवर्नमेंट की स्पेशल स्कीम्स होती हैं ताकि इन बिजनेस को बढ़ावा मिले, ये बिजनेस ज्यादा तरक्की करे, तो उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट है टी, कॉफी, रबर अकाउंट, ये आप खोल लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, इसमें आपने कुछ अमाउंट जितना आपको अच्छा लगे वो डिपॉजिट कर दिया। अब कह रहे हैं डिपॉजिट करवाना है विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो आपका जो प्रीवियस ईयर है उसके खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको अमाउंट डिपॉजिट करवा देना है। या फिर आप जब भी आईटीआर फाइल करते हैं उससे पहले पहले करवा लीजिए। तो बिफोर फाइलिंग आईटीआर। तो ये बात हो गई लिमिट की कि किस टाइम लिमिट के अंडर में आपको वो अमाउंट डिपॉजिट करवाना है। अमाउंट कितना ही हो सकता है, डिपॉजिट कब करवाना है, ये बात आ गई। अब क्या बात चल रही है भाई कि डिडक्शन आपको कितना मिलेगा। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, देखिए जितना भी आप अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं, अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ प्रॉफिट्स, जितना भी आप अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं या फिर 40% ऑफ प्रॉफिट्स, इसमें से विच एवर इज लेस, जो भी वैल्यू कम होगी वो आपको अलाउ हो जाएगी एज अ डिडक्शन। सही है ना। इसमें क्या है, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर या फिर बिफोर फाइलिंग द आईटीआर, जो भी डेट आपकी पहले आएगी विच एवर इज अर्लियर, उस डेट में जमा करवा दिया हो। और कितना मिलेगा डिडक्शन, या तो जितना अमाउंट है या फिर आपके प्रॉफिट्स, इस बिजनेस से होने वाली जो प्रॉफिट है उसका 40% विच एवर इज लेस, इतना आपको अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा टी, कॉफी और रबर के केस में। अब हम बात करते हैं भाई कि अगर आपका बिजनेस रिलेटेड है प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, तो क्या करना है। तो इसमें भी कहा गया कि भाई डिपॉजिट करो। तो भाई कहां पे डिपॉजिट करें, तो बता रहे हैं कि अकाउंट खोलो एसबीआई में, ओपन एन अकाउंट विद एसबीआई। सही है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट खोल लिया जाए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यहाँ तो दो बात थी, यहाँ पे कह रहे हैं सिर्फ एसबीआई के साथ आपने एक अकाउंट खोल लिया हो। अब भाई टाइम लिमिट क्या है, तो ये कह रहे हैं कि आपका जो प्रीवियस ईयर है उसके खत्म होने से पहले आप खोल लें। तो टाइम लिमिट में क्या बता रहे हैं, देखिए बिफोर
एंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उसके खत्म होने से पहले पहले आपने क्या करना हो कि भाई वो अकाउंट खोल के पैसे वहां पे डिपॉजिट कर लिए हों। अब सवाल ये आता है कि भाई डिडक्शन कितना मिलेगा, तो यहां पर बता रहे हैं, देखिए अमाउंट डिपॉजिटेड और 20% ऑफ प्रॉफिट्स, जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया है या फिर इस वाले बिजनेस से जितना भी आपका प्रॉफिट है उसका 20% कर लीजिए, और विच एवर इज लेस वो आपको अलाउ हो जाएगा एज अ डिडक्शन। ये हमने आज समझा कि भाई बिल्डिंग के केस में, प्लांट मशीनरी फर्नीचर के केस में, और टी कॉफी रबर और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है तो उस केस में कितना कितना और कैसे कैसे डिडक्शन आपको मिलेगा। ये अलाउड एक्सपेंसेस वाला काफी बड़ा एक हमारा टॉपिक है, तो इसको हम हल्के हल्के कंटिन्यू करते जाएंगे। और जैसा कि आपको पहले भी बताया था जब हमने इनकम टैक्स स्टार्ट किया था कि यहाँ पर हम सेक्शंस और ज्यादा चीजें जो लॉ से रिलेटेड है उनकी बात नहीं करते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर फोकस रहता है कि आप इनको देखें और समझें, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बीच बीच में कहीं भी सेक्शंस और इन चीजों को इन्वॉल्व ना करूं, पॉइंट बना के टॉपिक बना के आपको चीजों को आसान करके समझाता रहूं। देखिए आप जानते हैं कि इनकम टैक्स से रिलेटेड इतने ज्यादा यूट्यूब पर लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत कम टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो रिसेंट जो आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है, जो रिसेंट प्रीवियस ईयर चल रहा है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवा रहे हो। तो कुछ लोग हैं ऐसे, और आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उनको प्रोटेक्ट करना है और उनको हेल्प करना है ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर आप मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ इन वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और जितना हमसे हो सकता है अच्छे से अच्छे आपके लिए क्वालिटी वाले लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।